बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल यारम इस वक्त आपके सामने पेश खिदमत है। इसमें हमने देखा कि अमरहा अपने घर में एक अजीब सी बच्ची के तौर पर जानी जाती थी और उसकी जवानी को बुरी तरह मुतासिर किया। आइए अब हम मज़ीद पढ़ते हैं, क्योंकि वो और उसके दादा कुछ ऐसी सरगर्मियों में मशगूल थे जिनको घर वालों ने देखा भी मगर नज़रअंदाज कर दिया। आइए तो देखते हैं कि वो क्या करते रहे हैं। अमरहा 2 दिन बाद जा रही है। खाने की मेज़ पर दादा ने ऐलान किया। कहाँ? दादी ने पूछा। वो समझी अक्सर बलूचिस्तान जाती रहती है, इस बार शायद पेशावर को निकल जाए अपने दादा के साथ। मैनचेस्टर। वो क्या है? दादी साथ। मैनचेस्टर। वो क्या है? दादी को दिलचस्पी कोई नहीं थी। दादा पोती में बस ऐसे ही खाते हुए पूछ लिया। दोनों ने अपनी तरफ से मिसाइल दागा जो फुलझड़ी भी न बन सका। नज़र उतारी जानी चाहिए थी इन सब की जोग्राफियाई मालूमात की। इन्हें मालूम ही नहीं था कि मैनचेस्टर ये शहर बरतानिया में है। कोई रिश्ता आया है अमरहा का वहाँ से? दादी ने ये सवाल भी बस ऐसे ही पूछ लिया। अगले सवाल पर दादा खामोशी हो गए। अमरहा इतनी काबिल है कि मैनचेस्टर के मेयर ने खुद ख़त लिख से बुलाया है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ो। दादा ने तंज किया। जैसे वाइट हाउस से ख़त आता कि ओबामा के असिस्टेंट बनो आकर, या इन्हें अमूर हुकूमत में मशवरे दो। कोई फ़र्क कब पड़ने वाला था? सब आराम से खाना खाते रहे। अमरहा ने दादा को इशारा किया कि ठीक से मुतवज्जो करे ना सबको। इस ऐलान पर ऐसा रद्द-ए-अमल तो सरासर मैनचेस्टर। अमरहा बाहर जा रही है पढ़ने, 2 दिन बाद फ़्लाइट है इसकी। दादा ने ज़रा तेज़ आवाज़ से कहा। अब फ़र्क पड़ा। अम्मा, बाबा, दादी ने हैरत से दादा को देखा। पैसे कहाँ से आए आपके पास? बाबा ने सारे सवाल छोड़कर ये सवाल करना मुनासिब समझा। मुफ्त जा रही है, यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दिया है। बाबा क्यों पागल बना रहे हैं मुझे? आपने अपना प्लॉट तो नहीं बेच दिया? वो मैंने अमरहा और दानिया की शादी के लिए रखा था। बाबा ने खाना खाना ही छोड़ दिया। प्लाट को बेचने की कोशिश तो दादा ने बहुत की थी, पर वो ऐसी उजाड़ जगह पर वाक़ था कि बिक ही नहीं दे रहा था। प्लाट जहाँ था अब भी उजाड़ जगह पर वाक़ था कि बिक ही नहीं दे रहा था। प्लाट जहाँ था अब भी वहीं है, जाके देख आना। कहीं नहीं आना जाना। रिश्ता देखा इसका? बस एक शादी होगी इसकी। दादी ने अब दिलचस्पी ली। रिश्ता? अमरहा ने दादी की तरफ देखकर उठकर कमरे में आ गई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक लगी। साथ साथ वो ख़ुद को थपकी देकर कहने लगी, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, मैं चली जाऊंगी। परेशान न होना अमरहा, तुम चली जाओगी। दादी, अम्मा, बाबा में बाहर तकरार होने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। ये कौन सा रिश्ता था जो इस बुरे वक्त में इसके लिए आया था? अब इसका जी चाहा बल्कि इसके बारे में जो कुछ मशहूर है वो सब इन रिश्ते वालों तक पहुंच जाए। इसके ख़ानदान वाले ने फ़ोन कर कर के बताएं कि लड़की कैसे जन्म जली है, मनहूस है, काली नज़र, काली ज़बान वाली है, और नहीं तो कोई दादी की ज़बानी तैयार करदा इसका पैदाइशी खुलासा उन तक पहुंचा दे कि फ़कत एक इसकी आमद से और क्या क्या मज़ीद हो सकता है अगर इससे दूर नहीं रहा गया तो। ये कोई मौका था रिश्ते का। इसकी उंगलियां घिस गई थीं मेल्स लिख लिख कर, ऑनलाइन स्कॉलरशिप फार्म्स भर भर कर, और दादी और अम्मा इसकी शर रहे थे। वो ख़ुद को थपकती रही और कहती रही, तुम चली जाओगी, परसों तुम जा रही हो, कुछ नहीं होगा, दादा सब ठीक कर लेंगे। कहते हुए वो जल्दी जल्दी सामान भी पैक करती रही। पासपोर्ट को हिफाजत से छुपा दिया कि बाबा गुस्से में आकर इसका पासपोर्ट ही न जला दें। रात गुजरती रही बकर इसका पासपोर्ट ही न जला दें। रात गुजरती रही, बाहर से हनोज़ चारों की तेज़ आवाज़ें आती रहीं, और पासपोर्ट को छुपाने के बाद वो कमरे के दरवाजे के साथ लगी ज़मीन पर बैठकर ऊँघने लगी, लेकिन साथ साथ बड़बड़ाती भी रही। मैं चली जाऊँगी, मैं जा रही हूँ, कौन रोकेगा मुझे? चली जाऊँगी, मैं जा रही हूँ, कौन रोकेगा मुझे? दादा हैं ना, सब ठीक कर लेंगे। दादा ने दरवाज़ा खोला तो इसे दरवाजे के करीब ही ऊँघते पाया, और इसकी बड़बड़ाहट को कम होते और ज़्यादा होते सुनते रहे। तकिया लाकर उन्होंने इसके सर के नीचे रखा।
زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے فرش پر سو گئی تھی۔ انہیں دکھ ہوا، اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو ہر روز ایسے ہی سوتی، رو رو کر آنکھیں سرخ کرتے، بے سکون نیند نہیں بلکہ آنکھیں موند کر پریوں کا انتظار کرتے نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے وہ طوطا امرہا تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امرہا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ اس کے حق میں جیت آئے تھے، اس کے مانچسٹر جانے کی۔ ایک دن امرہا ان سے خفا ہو کر کہنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں گے نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے ہی رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے، جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے، جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم ناپسندیدہ ہوتی گئی، میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی۔ انہوں نے سوچا، خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگائے اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ تروتازہ پھول کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر سکے۔ بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا، علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے۔ آخر وہ اتنی دور جو جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی۔ ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، تم دونوں اسے رخصت کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے یا یہ لاپتہ ہو۔ چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا، اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کہا، اور وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی، شہر اسباق کے لیے، شہر آزاد کے لیے، کے لیے۔ وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بل گھوم گھوم گئی۔ مانچسٹر میں آ گئی ہوں آگ لگانے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، بھلے سے دیکھیں اسے پرواہ۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، بھلے سے دیکھیں اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھیردار سفید شلوار اور گول دامن قمیض میں ملبوس تھی۔ اس کا سفید لمبا دوپٹہ مانچسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا اور خاص کر ہر آنے جانے والے کے سامان کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل گھوم کر کہا، میں آ گئی ہوں مانچسٹر، میں اب کبھی نہیں روؤں گی اور تم مجھے کبھی نہ رلانا۔ خوش بختی کا اگر کوئی نکارہ تھا تو اس وقت امرہا کا یہی نعرہ تھا، مسرت و شاد تو وہ یہی ایڑی کے بل گھوم گھوم جانا تھا۔ سکون اور راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ نہ تھا تو بس وہ امرہا کا وجود سارا تھا۔ وہ ایک دم سے آزادی کے شدید احساس میں گر گئی تھی۔ یہ احساس بہت خوش آ گئی تھا کہ وہ ہر دکھ ہو گئی ہے، وہ یہاں اسے سب امرہا کی حیثیت سے جانے گی اور بس۔ جہاں صبح ہوگی، شام اور رات، لیکن کوئی آہ نہیں ہوگی۔ دکھوں کے ستارے چھپ گئے اور خوشیوں کی علامتیں جا بجا نظر آنے لگیں۔ برصغیر کے حاکم وقت کی سرزمین پر لہراتا سفید دوپٹہ جہاز کا بادبان بنا، اس کی کشتی کو کھلے نیلے پانیوں میں رواں دواں کرنے لگا۔ ایک امریکی ٹین ایجر اپنے چھوٹے سے الیکٹرک گٹار پر U2 میوزک بینڈ کا گانا آرڈنری لو بجا رہا تھا۔ بنگال کے سحر کو آنکھوں میں سموئے اور اپنی شرمیلی مسکراہٹ سے اسے پھونکتے، بنگالی نو بیاہتا دلہن اپنے محبوب شوہر کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ بنگال کی شرماہٹ
और ऑर्डिनरी लव की, बंगाल की शर्माहट और ऑर्डिनरी लव की धुन ने इसे नई दुनिया में खुश आमदीद कहा। वो फिदा सी हो गई और अमेरिकी टीनएजर के पास खड़ी होकर इसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर दाद देने लगी। इसे कोई लेने नहीं आया कर रही थी, लेकिन इसे इंतज़ार से कोई मसला नहीं था। वो अगले 3 घंटे और इंतज़ार कर सकती थी, बल्कि वो 2-3 दिन भी इंतज़ार कर सकती थी। अब इसे कोई मसला नहीं था भाई। इसे अपने नाम का बोर्ड दूर से आता हुआ नज़र आया। लॉन्ग क्रॉस बैग लटकाए एक चाइनीज़ महकती हुई आ रही थी। मैं हूँ अमरहा। वो लिपक कर इस कोरियन लड़की की तरफ लपकी, वरना जिस तेज़ी से वो भाग रही थी ऐसा लग रहा था कि इसे लेने नहीं बल्कि बाय बाय कहने आई हो। ओह सलाम, सॉरी मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, चलें। अमरहा ने सलाम का जवाब दिया कि इसे अच्छा लगा इसने हेलो के बजाय सलाम कहा। दरअसल जिसे तुम्हें लेने आना था इसका एक्सीडेंट हो गया आते हुए, फिर मुझे आना पड़ा। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। वो शर्मिंदा हो रही थी कि कोई इसे वक्त पर लेने नहीं आ सका। अमरहा की शक्ल बनी, फिर इसकी हंसी निकल गई। अमरहा की शक्ल बनी, फिर इसकी हंसी निकल गई। हाना आगे आगे चलने लगी। वो इतनी तेज़ी से चल रही थी कि अमरहा के लिए इसका साथ देना मुश्किल हो रहा था। दोनों टैक्सी में बैठ गईं, बिल्डिंग तक आईं, सामान ऊपर लाईं। सामने छोटा सा लाउंज और लाउंज के सामने ही ओपन किचन। अमरहा की आंखें एजाजिया खुल गईं। ऐसा साफ सुथरा फ्लैट मेरे लिए, वाओ। हाना इसे एक कमरे में ले आई जहां 2 सिंगल बेड रखे थे और न जाने कैसे जगह जगह निकाल कर फर्श पर एक फोल्डिंग मैट्रेस बिछाया गया था। जहां मैट्रेस बिछा था यकीनन वो इनके चलने फिरने की चंद कदमी जगह थी। ये आपका बिस्तर है। इसने फर्शी बिस्तर की तरफ इशारा किया और अमरहा का मुंह बन गया। वो क्यों सोई नीचे? ब्राय मेहरबानी इसके अलावा किसी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा। ये फ़िक्रा इसने जबरन मुस्कुराकर लेकिन बहुत दरख्वास्त अंदाज में कहा, क्योंकि हाफ चाइनीज़ थी तो ज़रा सा झुक कर कहा। जब तक वो ताज़ा दम हुई, हाना ने इसे कॉफ़ी और सैंडविचेस बना कर देते हुए इसने ऐसी खुशी से कहा जैसे अपने कीमती ख़जाने में से इसे कुछ अनायत कर रही हो। अमरहा देख कर रह गई। इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद इसे ये छोटा सा ख्वान पेश किया जा रहा था। शायद ये इब्तिदाइया हो और असली सुपर रात में हो। अमरहा सोचने लगी और साथ इसने ये भी सोचा, अगर कोई गैर मुल्की उनके घर आया होता तो फिर बड़ी मेज़ के साथ एक और मेज़ लगाई जाती लवाज़मात को रखने के लिए, और ये इब्तिदाइया होता। तफसीली खाने की तो बात ही तफसीली होती। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। वो जाते जाते भी फिर भी कह गई, बराए मेहरबानी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा। लेकिन वो एक एक चीज़ को हाथ लगाती रही। स्टडी टेबल पर रखे नए नए अशकाल वाले परफ्यूम्स को स्प्रे करने से इसने इब्तिदा की। दरअसल वो सिर्फ ये देख रही थी कि वो किस कदर, यानी कि ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में कितना भी महंगा और हाई ब्रांड का परफ्यूम ले लिया जाए वो असल की कॉपी ही होता है। असल नहीं तो ये कितना सच है। सबके परफ्यूम्स बेदरेग स्प्रे करते इसे कुछ हकीकी सच का अंदाज़ा हो रहा था कि पाकिस्तान वे असल की कॉपी ही ख़रीदती रही है। पूरा फ्लैट मुअत्तर हो गया और वो थक गई तो इसने परफ्यूम्स की जान छोड़ दी। और फिर वहीं करीब ही कुछ मेकअप का सामान रखा था, वो इसे देखने लगी। अलबत्ता किताबों पर इसने सिर्फ एक ही ऐसे थे जैसे सारी मिस्री तारीख़ वहाँ नित नए रंगों से सजा कर रख दी गई हो, और अहद फ़रौन से इसे कभी भी दिलचस्पी नहीं रही थी। फिर वो वॉशरूम गई, एक एक आइटम को चेक किया, फेस वॉश, बॉडी वॉश, लोशंस को देखा, हत्ता कि बाथ टब के किनारे रखी छोटी छोटी बतखों को भी। फिर वो किचन में आई, एक एक कैबिनेट को खोल कर देखा, फूड आइटम्स को सूंघा भी। दूसरा कमरा लॉक था। लाउंज में रखा टीवी इसने ऑन किया और पहले चैनल चेक करती रही, फिर एक म्यूज़िक चैनल लगाकर
किचन में आकर नूडल्स बनाने लगी। म्यूज़िक चैनल लगाकर किचन में आकर नूडल्स बनाने लगी। 2 अदद नूडल्स के पैकेट बनाए, बड़े प्याले नुमा बाउल में डाले। एडवर्ड हामा को सुनते सुनते खा गई। बाउल को मेज़ पर ही रहने दिया और टीवी बंद करके सिंगल बेड पर आकर सो गई। 30% अदा किया था नास हुई। पहले तो वो समझी कि ये ख्वाब है, सो वो बदस्तूर सोई रही। जब दोबारा मिस पाकिस्तान की आवाज़ आई तो इसे हैरत हुई कि दादा लड़की की आवाज़ में क्यों बोल रही हैं और इसे सीधे सीधे अमरहा क्यों नहीं कह रहे। लेडी अमरहा प्लीज़, वरना आपकी नाक के पास ये स्प्रे नाक में घुसी रहती है और कई हफ्तों तक कुछ खाने को भी दिल नहीं चाहता। अमरहा तो ख्वाब में दादा के साथ बैठी नहारी खा रही थी। स्प्रे का ढक्कन खुला और दुनिया की गंदी तरीन बदबू इसकी नाक के करीब आई। वो सही कह रही थी, वो कई हफ्तों जाने वाली नहीं थी। दादा, वो चिल्ला, मैंने स्प्रे नहीं किया। इसने कंधे उचकाकर स्प्रे की बोतल पर ढक्कन रखा। वो अपनी सुर्ख बोझल आँखों से गहरी सब्ज आँखों वाली को पहचानने की कोशिश करने लगी। इसकी नज़र धुंधला रही थी और इसकी आंखें नींद के बोझ से बंद हो रही थीं और इसे गहरा सब्ज रंग हर तरफ तैरता हुआ नज़र आ रहा था। अपने हाथ पैर भी सब्ज दिखाई रहे थे। स्प्रे की बोतल का ढक्कन फिर से खुला और इसकी नाक के करीब आया। इसने खफा सा होकर हाथ से परे किया। इस बार इसकी आंखें पूरी खुल गईं। उफ, क्या बला थी ये स्प्रे, क्या ज़रूरत थी मुअज़्ज़ब दुनिया में। कितना गैर मुअज़्ज़ब अंदाज है ये। अमरहा की आवाज़ इंतहा की गैर दोस्ताना हो गई। गहरी सब्ज आंखें फैल गईं। गैर मुअज़्ज़ब, शायद इसने हंसना चाहा लेकिन इरादा मुलतवी कर दिया। तुम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लो, बुनियादी अखलाकी उसूल कभी नहीं सीख सकोगे। अमरहा ने अपनी तकरीर का आगाज़ मैनचेस्टर में आमद के 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिया। देर कतन नहीं की। क्यों करती देर। इस पर सब्ज आंखें तंज से इसे देखने लगीं। बाहर आ जाइए लेडी अमरहा, देखने लगीं। बाहर आ जाइए लेडी अमरहा कहकर वो खुद बाहर चली गई। अमरहा को लेडी अमरहा नाम अच्छा लगा, पर न जाने क्यों इसे शक सा हुआ कि इसे तंजन लेडी कहा गया है। ज़्यादा सोचने की मैनचेस्टर में कोई ज़रूरत नहीं थी, तो वो मुंह हाथ धोकर बाहर आ गई। इसने जानबूझकर ज़्यादा वक्त लगाया कि करती रही खाने पर इसका इंतज़ार, लेकिन बाहर लाउंज में कोई खाने वाने की मेज़ सजी थी, ना ही खानों की इश्ताह अंगेज़ खुशबुएँ आ रही थीं। अलबत्ता 1 न 2 पूरे 5 का मजमा बाहर बैठा था जिसमें कुछ नूडल्स बचे थे, और ये इत्तेफाक था या उनका अंदाज़ था, वो मजमा इसे देख रहा था। घूरना कहना भी कुछ गलत नहीं होगा वैसे। बैठ जाइए, भूरे बालों वाली ने कहा, जिसकी एशियाई तर्ज की बालों की चोटी दाएं तरफ शाने की तरफ ऐसे लटक रही थी जैसे कुंडली मारे भूरा सांप खिड़की के चौखट पर पड़ा झूल रहा हो। अमरहा बैठ गई। शायद खाने से पहले मुतारिफ होना होता होगा। ये मिस पाकिस्तान है अमरहा, हाना ने कहा। हाना का वो दोस्ताना जोश कहाँ गया। अमरा ने ऐसे ही सोचा। हाय, मैं लिली कोल हूँ, स्कॉटलैंड से। स्प्रे वाली ने अपना तारुफ करवाया। मैं शर्ली मार्गोट, भूरे बालों वाली ने कहा, लेकिन वो मुस्कुरा ना सकी। आई एम हेटिलो, मैं जर्मनी से हूँ। बहुत लंबी और बहुत सी पतली रही थी। इसकी हंसी इसकी आमद से ही काबू से बाहर हुए जा रही थी। मैं अज़रा हूँ, शिकागो से। लड़खड़ाती उर्दू में आवाज़ आई। मर्दाना हेयर स्टाइल की हामिल, जिससे वो सोफिया क्रिस्टाइना टाइप समझ रही थी, वो अज़रा निकली। यानी अगर शर्ली की लंबी चोटी अज़रा के लगा दी जाती तो शायद फिर कहीं जाकर बस थोड़ी सी वो अज़रा लगती। पर खैर, वो जान जाएगी कि अब यहाँ जो होगा वो कम होगा और जो नहीं होगा वो हैरान कुन नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। हाना ने बोलना शुरू किया। मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी, वो साफ मुकर गई। हाना का मुंह खुल गया। ये झूठ बोल रही है शर्ली। शर्ली ने आंख से इशारा किया हाना को, और हाना खामोश हो गई।
یہ شرلی نے میز پر رکھے باؤل کی طرف تھا۔ شرلی کے صرف یہ ہی کہنے پر وہ حقیقتاً ڈر سی گئی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے سارے نوڈلز کھا کر باؤل کو دھو کر کیوں نہیں رکھا۔ ابھی امرہ نہیں جانتی تھی کہ وہ باؤل دھو کر رکھ دیتی تو انہیں بھی پھر بھی معلوم ہو جاتا کہ ہانا کے نوڈلز کہاں گئے۔ ٹھیک ہے امرہ، آتا کہ ہانا کے نوڈلز کہاں گئے۔ ٹھیک ہے امرہ، آپ جا کر سو جائیں، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، شرلی نے کہا۔ اور کھانا؟ وہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ پانچوں پہلے اسے پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ بیٹی لوگوں نے گو منہ پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن امرہ دیکھ سکتی نہیں کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ نہیں بھوک تو نہیں لگی، پر پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا۔ اس سے یہی بات بن سکی، لیکن حقیقت میں اسے بھوک لگی تھی اور بھوک سے زیادہ اسے یہ انتظار تھا کیا انتظام کیا گیا ہے، کیا کیا بنایا گیا ہے اس کے لیے، کیا سارے انگلش کھانے یا کچھ دیسی بھی۔ ہم بنا بھوک کے کھانا نہیں کھاتے لیڈی، شرلی نے کسی قدر متانت سے کہا۔ کھلاتے بھی نہیں، اس نے اردو میں کہا۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے سمجھ میں نہیں آیا، بس عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پر آ کر سو گئی۔ باہر بنبناہٹ ہوتی رہے 30% ادا کیا ہے۔ وہ سو گئی۔ اگلے دن وہ اٹھی تو کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اف، اتنی صفائی دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اف، اتنی صفائی، اتنی خوبصورتی۔ بلڈنگ کے جس راستے سے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی، یہ اس کی پچھلی طرف کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا ایک کھلا کتا تھا اور اس سرسبز گھاس پر جگہ جگہ مختلف ڈھیر سارے پھول کھلے تھے۔ کتے کے پاس سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کا نشان نہ تھا، اور ایسے لگتا تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئی ہی نہیں، اور اتنی خاموشی جیسے کوئی بنی نوع انسان زمین پر اترا ہی نہیں، اور اگر اترا بھی ہے تو میں مشغول ہے۔ کمرہ خالی تھا، سارا فلیٹ ہی خالی تھا۔ بیڈ کورز بے شکن تھے، اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا۔ واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سب ہی شیمپوز، فیس واش سبھی غائب تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چٹ رکھی تھی، تمہارا ناشتہ، انڈا، جام، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر ایک پلیٹ میں، کافی کے مگ میں ایک مگ جتنی کافی اور سائڈ پر رکھا ایک عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹ کو دیا تھا۔ امرہ کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب کچھ دیکھ کر۔ بس یہی معمولی سا؟ اس کے پاس فون تو تھا، لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی، اب ظاہر ہے اسے خود ہی تو فون کرنا تھا۔ اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی تو اور لمبی بات پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ دوسری چٹ فریج پر لگی تھی۔ 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی یونیورسٹی، تیار رہنا۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے ڈربی نامی چھوٹی سی لڑکی گڑیا جیسی آ ہی گئی۔ میں ڈربی ہوں، مجھے شرلی نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں۔ میں امرہ ہوں، میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ یہ تمہیں دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور امرہ کو اور گھسے ہوئے شوز بھی بہت اچھے لگے، اور اس کے بریسز والے دانت بھی، کیونکہ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ اسے سب اچھا ہی لگنا چاہیے تھا نا۔ آ جاؤ جلدی سے پھر۔ ڈربی تیزی سے باہر نکلی۔ فلیٹ کو لاک کر کے وہ اس کے پیچھے آئی۔ ڈربی ایک منی سی سائیکل کو لیے تیار کھڑی تھی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے اس منی سی سائیکل کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس پر ڈراپ کرنا تھا اسے، اس لیے خاص ڈربی کو بھیجا گیا۔ کیا ہوا امرہ، آ جاؤ نا، میں تمہیں گراؤں گی نہیں، لیکن شاید میں تمہیں گرا دوں۔ امرہ اردو میں بڑبڑا کر رہ گئی اور اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی، پھر اپنی ہنسی دباتی رہی۔ سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے اس نے کسی طرف بھی نہ دیکھا اور ڈربی کے پیچھے منہ چھپائے اپنی ہنسی کے فواروں کو
बरसने से रोकती रही और सफ़ेद बादबान को दादा, इसने ख्यालों में दादा को मुखातिब किया। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मेरा जी चाहता है इस सड़क पर कूद जाऊं और पेट पर हाथ रखकर इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसूं कि सारा मैनचेस्टर इकट्ठा हो जाए। दादा, ज़िंदगी कैसे कभी हमें छोटे मामूली बेकार किस्म के कभी हमें छोटे मामूली बेकार किस्म के बहानों पर हंसाती है। दादा, मुझे वक्त के ये बहाने अच्छे लगे जो इसने मेरी ज़िंदगी में परो दिए। इस दौरान बार बार इसकी नज़र डर्बी के इन चंद बालों की तरफ उठ जाती थी जिन्हें डर्बी ने सर से बहुत ऊपर उठाकर चुन्नी मुन्नी सी पोनी में बांध रखा था और जो खुदा माफ़ करे पोनी टेल के नाम पर खासा गहरा कलंक का टीका था। हवा में लहराते वो किसी छोटी चिड़िया की दुम जैसे लग रहे थे जो एक ही जगह पर फुदकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। डर्बी संजीदगी और मतानत से ऐसे साइकिल चला रही थी जैसे शाय उर्दन की सोने की बग्गी दौड़ा रही हो। सारा रास्ता वो अमरहा की हंसी के बूछाड़ सहती आई थी। इसे उतारने के बाद वो बोली भी तो सिर्फ इतना, कितनी मोटी हो तुम, जॉगिंग किया करो। डर्बी कैसे रानी का पसीना बता सकता था। कॉग्निटियो सिपेंटिया ह्यूमैनिटियास। और अब वो ऑक्सफोर्ड रोड पर बरतानवी तर्ज तामीर की तारीख साज इमारत के ऐन सामने खड़ी थी। यूनिवर्सिटी में कैंपस की आर्क के नीचे जिसके ऊपर बड़े सुनहरी हरूफ में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जड़ा था, जिसकी बुनियाद 1824 में रखी गई थी। इल्म, हिकमत, इंसानियत जिस दरसगाह का मोटो है, जो तकरीबन 40,000 के करीब स्टूडेंट है, दुनिया की 10 बेहतरीन दरसगाहों में से एक, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। वो मेन कैंपस को और आर्क को मगन अंदाज में देखने लगी। इस तर्ज तामीर की इमारतें इसने लाहौर में भी देखी थीं। ये से कुछ लाहौर अजायब घर जैसी भी लगी। इस आबाद है, दुनिया के कैसे लायक फायक काबिल असातिज़ा यहाँ इकट्ठे किए गए हैं और कैसे कैसे शागिर्दों के उस्ताद बना दिए गए हैं। यहाँ अभी फ़िलहाल वो कुछ नहीं जानती थी और वो ये भी नहीं जानती थी कि वो बहुत जल्द बहुत कुछ जान जाएगी, बहुत जल्द बहुत कुछ जान जाएगी, बहुत कुछ। स्टूडेंट्स का जमे गफ़ीर ऐसे अंदर जा रहा था जैसे अंदर कोई चीज़ मुफ्त तकसीम की जा रही हो, जैसे कि बिरयानी या इटली का वो मशहूर पिज़्ज़ा जो इटली में भी नहीं मिलता। आ जाओ अमरहा। डर्बी काफ़ी आगे जा चुकी को स्टैंड पर खड़ा किया। इसकी आंखें तेज़ी से अतराफ़ का जायज़ा ले रही थीं और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ देखे और किस तरफ को छोड़ दे, और दिल ये भी चाह रहा था कि सब एक ही जार जल्दी से देख लें, यानी सबको। स्टूडेंट्स के आमदोरफ्त में तेज़ी भी थी और फुर्ती भी, और वो ऐसे थी जैसे कि फुर्ती और तेज़ी से हम कभी मिले नहीं और सुस्त रवि से हमारी बहुत दोस्ती चल रही है। अमरहा, तेज़ चलो ना। डर्बी ने 20 कदम आगे जाकर गर्दन मोड़ कर आवाज़ दी। इस आवाज़ पर इसने जल्दी से तेज़ी दिखाई और इससे 15 कदम करीब हो गई। डर्बी सरसब्ज ग्राउंड में एक ग्रुप के पास जाकर खड़ी हो गई और इसकी तरफ इशारा किया। अमरहा का इतनी दूर से ही ज़रा दम सा निकल गया। वो 10-12 लड़के लड़कियों का ग्रुप था और इनमें शर्ली को इसने फ़ौरन पहचान लिया। बाकी अज़रा को पहचानने में से थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि इसने इस वक्त सर पर स्याह नेट बांध रखी थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने इनके करीब जाकर ज़रा घबराई आवाज़ में कहा। अगर डर्बी से ज़रा जल्दी फारिग हो जाती तो इससे कुछ मालूमात ही ले लेती, इन सब के बारे में, ख़ास कर दाइम के बारे में जो इससे राब्ते में रहा था और जिसकी मदद से वो यहाँ पर आई थी। सब ने अपना अपना नाम लेकर तारुफ करवाया। इस दौरान वो जिस खुलूस से मुस्कुराते रहे, अमरहा हल्की फूती गई। वो बिलावजह उनके दबाव में आ गई थी। ये सब तो बहुत अच्छे हैं। दाइम और 2 लड़कियाँ उठीं और इसे साथ लेकर यूनिवर्सिटी कैंटीन में आ गईं और इसे कॉफ़ी पिलाई। जब वो कॉफ़ी की आखिरी चुस्की ले चुकी और ग्रुप के लीडर दाइम
और ग्रुप की लड़कियां नवाल और बरीरा की खूबसूरती को दिल ही दिल में दाद दे चुकी, तो दाइम ने कुछ यूं बात शुरू की। मिस अमरहा, कि आप मुझे मुकम्मल संजीदगी और तवज्जो से सुनने का वादा करेंगी? मैं वादा करती हूँ, इसने ठीक इसी अंदाज में कहा जिसमें बच्चा एक हाथ में चॉकलेट छुपा कर रहा को इसकी बात कुछ शक सा है बुरी लगी, लेकिन इसने नज़रअंदाज कर दिया और कर भी क्या सकती थी। आप मैनचेस्टर आ चुके हैं, मुझे नज़र आ रहा है। अमरहा को दाइम की बेवकूफ़ी पर हंसी आई। दाइम ने इसे ऐसे देखा जैसे कहा कि देखा, मैं जानता था तुम ज़रूर दरमियान में ही बोलोगी। बस भूल गई का तासर देती खामोश हो गई। हम 3 लोग जो आपके सामने बैठे हैं, हमने और कुछ इन दोस्तों ने जो तालीम मुकम्मल कर चुके हैं या जो हमसे सीनियर्स हैं, एक मंसूबा बनाया था कि क्यों ना हम अपनी ज़ाती कोशिशों से लायक फ़ायक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दें। हम इन्हें अपने जमा किए फ़ंड्स यवाएँ ताकि इन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो लायक तो हैं लेकिन अच्छी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्हें आगे बढ़ने का और गैर मुल्की सतह पर अपना आप मनवाने का मौका मिल सके, ताकि ये सब फिर पाकिस्तान की तरक्की में अहम मुआवन साबित हो सकें। सादा लफ्ज़ों में हम बेहद ज़हीन लेकिन बेहद गरीब स्टूडेंट्स को यहाँ बुलवा रहे हैं जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल नहीं कर सकते। हमारे 30 लोगों के ग्रुप ने मुख्तलिफ ज़राए से फ़ंड्स इकट्ठे किए। हमने मुख्तलिफ इवेंट्स में स्टॉल्स लगाए, कुछ म्यूज़िक और थिएटर किया, कुछ हमारी अपनी सेविंग्स थी और कुछ हमें हमारे वालिदैन, रिश्तेदारों, दोस्तों और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के मुख्तलिफ अफराद ने फ़ंड्स दिए थे और हमने मतलूबा हदफ पूरा कर लिया। हमसे 5, और वो भी सूरत में अगर वो यहाँ आते ही जल्द अज जल्द अपनी खुराक और रहाइश की ज़िम्मेदारी उठा लेते। अगर हम इन्हें खुराक और रहाइश भी देते तो सिर्फ 3 ही को यहाँ बुलवा सकते थे। हमें 1000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से हमने 5 का इंतखाब किया। बाकी के जो 1000 लेकिन जिन 5 का हमने इंतखाब किया था वो गाँव और बहुत छोटे कस्बों के रहने वाले थे और इनके लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आकर पढ़ने के इम्कानात सिफर थे। वो सब यहाँ 1 हफ़्ता पहले ही आ चुके हैं और ख़ुशी की बात यह है कि आते ही इन्होंने अपनी रिहाइश और ख़ुराक का इंतज़ाम कर लिया है क्योंकि वो पढ़े लिखे होने के साथ साथ हुनरमंद भी हैं, इसलिए इन्हें यहाँ फ़ौरन जॉब मिल गई। इनमें से एक गाड़ियों के लॉक ठीक करता है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम एक ऐसे तालिब इल्म को यहाँ लाने में कामयाब हो में टॉप किया और ये काम इसने गाड़ियों के लॉक ठीक करते और एक भी दिन अपनी जॉब से छुट्टी ना करके किया है। हमें जितनी दरख्वास्तें मौसूल हुईं वो कमोबेश सब ही ऐसी थीं, लेकिन एक आपकी दरख्वास्त सबसे मुख्तलिफ थी। आपने तालीमी असनाद में कुछ भी काबिल ज़िक्र नहीं किया था। आप इन 1000 में से सिफर थीं। आप लाहौर जैसे बड़े तालीमी शहर में रहती थीं जहाँ अच्छे तालीमी इदारों की भरमार है। आप पढ़ने के लिए एक अच्छे कॉलेज जाती थीं। आपके फ़ादर का पाकिस्तान के एक बड़े बाज़ार में अपना ज़ाती कालीन स्टोर है। आपके पास अपना ज़ाती घर है। आप कोई जॉब भी नहीं करती थीं, फिर भी आपकी तालीमी काबिलियत में कुछ भी काबिल ज़िक्र नहीं था। आप किसी भी तरह स्कॉलरशिप की मुस्तहिक नहीं थीं। आपकी दरख्वास्त पर जवाब भी नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमने जवाब दिया। आपकी तालीमी काबिलियत देखकर नहीं, हमने लिखा था, मैं हूँ ही मनहूस मारी, मैं जलकर मर जाऊँ तो ही अच्छा है। इस सतर पर हमने ज़रा तवज्जो मरकूज़ कर ली। हमारी ये ग्रुप मेंबर ने जो नफ्सियात की तालिबा हैं, आपकी भेजी गई दूसरी मेल्स में आपने अपनी राय दी कि आपकी ज़हनी हालत बहुत तबाहकुन है। किसी भी तरह की नाकामियाँ उठाने के बाद मज़ीद नाकामी आपको बिल्कुल तोड़ देगी और मायूस होकर आप कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए हमने 1 महीने का वक्त लिया आपसे। हम इस सूरत हाल पर हकीकतन काफ़ी परेशान थे। हम अपने स्कॉलरशिप दे चुके थे। आपको क्या देते, लेकिन आपको इस कैफियत में भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए इस बार हमने अपनी पॉकेट मनी निकाली, कुछ दूसरे स्टूडेंट से राब्ते किए
اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز اکٹھے کیے اور بہت مشکل سے، اتنی مشکل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان 40 اسٹوڈنٹس میں عیسائی، مسلم، انڈین، بنگالی، پنجابی، جاپانی، امریکن، فرینچ سبھی لوگ شامل تھے کہ ان افراد کا اور ان کی اقوام کا احترام آپ پر لازم ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا کیا آپ 50% افورڈ کر سکتی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے یقین ہے کہ اس 50% کے لیے آپ نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنی ہم آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن آپ 30% ادائیگی پر مان گئی۔ اگر آپ 30% پر بھی نہ مانتی تو آپ کے لیے مجھے اپنی وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے کالج کے زمانے میں اپنی پارٹ ٹائم جاب کی سیونگ سے خریدی تھی۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جن 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز دیے ہیں وہ بہت امیر کبیر نہیں ہیں، سب پڑھنے کے ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ایک پینی بچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہوا میں اڑ کر یا جادو کے زور سے یہاں نہیں آ گئیں۔ ہر روز ہم نے آپ کے لیے میٹنگ کی ہے، صورتحال پر غور کیا ہے، کوئی ایک بھی ہاں کر کے پیچھے نہیں ہوا۔ انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا ہے۔ انویسٹمنٹ کرنا جانتی ہیں آپ؟ انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسے لگانے والے کو نفع ہو، اور یہ فائدہ وہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تیسری دنیا کا ایک باشندہ تعلیم یافتہ ہو جائے اور اپنے ملک و قوم کا سہارا بنے۔ انہیں آپ ان کے دیے گئے پورے پیسے واپس کریں گی، 1 پاؤنڈ کم نہ 1 پاؤنڈ زیادہ، اور سارا منافع آپ لے جائیں گی۔ اس سارے منافع یا فائدے کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ میری بات کو برائے مہربانی سمجھیں اور یاد تو ضرور ہی رکھیں۔ جنہوں نے فنڈز دیے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے، کوئی ایک بھی آپ کا نام نہیں جانتا، شکل سے تو بالکل بھی نہیں، تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم 3 کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ فنڈز آپ کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو کچھ بھی جتائے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا کہ اپنی رہائش اور کھانے کا ذمہ آپ کو لینا ہوگا۔ آپ نے کہا آپ یہاں آ کر دیکھ لیں گی۔ بہت اچھا۔ جن 5 لڑکیوں کے ساتھ آپ رہیں، ان سے ہم نے خاص درخواست کی تھی کہ وہ آپ کو عارضی طور پر چند دن اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے جانے والے جس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہمارے لیے رضاکار بنا تھا۔ جو آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر گئی وہ اپنے اس دوست کی آپ کے لیے مدد کر رہی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جس بستر پر آپ کل سوئیں وہ میٹرس ان دونوں نے۔ اس نے نوال اور بریرہ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی باقی ماندہ بچی ہوئی سیونگ سے خرید کر وہاں رکھا۔ آپ کو ہانا نے منع کیا ہاتھ نہیں لگانا، لیکن آپ نے لگایا، پرفیومز کو اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ سوائے کتابوں کے ہر چیز کو۔ آپ نے 2 نوڈلز کے پیکٹ نکال کر کھائے۔ مس امرہ وہ بہت اچھی میزبان ہیں۔ انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ میزبانی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں، شہروں، ملکوں سے دور یا اکیلے رہ رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت۔ کاش رات ہی ہانا تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی۔ وہ صرف 2 وقت کھاتی ہے، صبح وہ نوڈلز کا 1 پیکٹ کھاتی ہے اور رات کو جہاں وہ جاب کرتی ہے وہیں سے اسے ایک برگر ملتا ہے اور 1 کپ کافی۔ وہ 1 پاؤنڈ بچاتی ہے کیونکہ اپنے تعلیمی اخراجات وہ خود ہی اٹھا رہی ہے۔ کوریا میں رہنے والے اس کے گھر والے اسے اخراجات کے نام پر 1 پاکستانی روپیہ بھی نہیں بھیج سکتے۔ اس نے تنہا مانچسٹر میں اپنے پڑھائی لحاظ سے معمولی لگے۔ آپ جو لاہور کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں اور جن کی فیسیں والدین ادا کرتے ہیں، آپ جنہوں نے کبھی کوئی جاب نہیں کی، نہ آپ کو جاب کی ضرورت پیش آئی ہے، آپ کو یہ سب معمولی لگے گا کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں سخت جدوجہد نہیں کی۔ کرا کر حوصلے سے۔ یہاں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہیں زیادہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں۔ وہ 1 جینز 2-3 شرٹس میں یہاں سے اپنی ڈگری لے کر جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں
और मुस्कुराते हुए ही जाते हैं। शर्ली जिसके फ्लैट पर आप रहते हुए ही जाते हैं। शर्ली जिसके फ्लैट पर आप रह रही हैं, उनके साथ रहने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आज की रात है। फाइनल डेडलाइन ठीक 1 महीने की है। आपके 1 महीने के खाने का सामान वहाँ मौजूद है। आप आज ही अपनी रिहाइश और जॉब का इंतज़ाम कर लें। ये तो हो गई आपके यहाँ रहने के हवाले से कुछ तफसीलात। अब आपको मैं कुछ तजावीज़ देता हूँ, यानी अच्छी बातें। वो मुस्कुराया। बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और ऐसे ही दूसरे तरक्की पजीर होते हैं सुस्त, काहिल, बहानेबाज। इन्हें लगता है, बल्कि इन्हें यकीन होता है कि सब मुश्किलें, मुसीबतें, दुख इन्हीं को मिल गए हैं। रोने के बहाने ढूंढते हैं। आपकी शक्ल भी कुछ ऐसी ही लगती है, बल्कि इस वक्त लग भी रही है। रोएं लेकिन दुख पर, तकलीफ़ पर, लेकिन मुश्किल पर नहीं। यहाँ आप इसलिए नहीं कि यहाँ सब खुदगर्ज़ हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचा और कहा जाता है, बल्कि इसलिए कि वो समझते हैं कि रोना बेवकूफ़ी है। मैं भी यही समझता हूँ। नवाल और बरीरा भी यही समझती हैं। अगर छोटी बड़ी मुश्किलात पर रोने वाले को बार बार चुप करवाया जाएगा तो वो बुज़दिल बन जाएगा, बहादुर नहीं। मिस अमरहा अपनी सुस्ती, काहिली और बहानेबाजी को यहाँ वहाँ कोई कूड़ादान देख कर इसमें डाल दें या आग लगा दें। असल जल मरना तो इन्हें चाहिए। आप लड़की हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। हमारे मज़हब ने कहाँ लड़की को कमज़ोर कहा, इतनी ही बार औरत का आया है। यानी आप मर्द के बराबर हैं, लेकिन बराबर होने और बराबर का सबूत पेश करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ख़ुद को कमज़ोर ना समझें, बल्कि अपनी ताकत को पहचाने में। इस अमरहा, आप मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं। आप दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। या गोल्ड मेडल लें या दौड़ से अलग हो जाएं और जाकर तमाशाइयों में बैठ जाएं। और याद रखें, तमाशाइयों की भीड़ में आपको फ़ौरन जगह मिल जाएगी, लेकिन दौड़ में अगर आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आई हैं तो आखिरी नंबरों में आने से बेहतर है कि आप दौड़ से निकल कर किसी और को आगे आने दें। मेरा यकीन करें, दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी तो यकीनन होगी, लेकिन हीरों की नहीं। इस बार वो रुका और काफ़ी देर रुका ही रहा। यूनिवर्सिटी में वेलकम वीक चल रहा है। फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आप ज़मीन खोदें या गोल गोल घूमें, आपकी रहाइश का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। आपकी जॉब का भी, और आप भूखी नहीं रह सकती। तो ये सब आपके मसले हैं, ये सब आप हल कर सकती हैं। क्या नहीं कर सकती? इसकी गर्दन फ़ौरन नफ़ी में, फिर हाँ में हिलाया, अंदर आंसुओं का रेला दबाया। गुड, अब आप जाएं और ज़मीन खोदें। मेरा मतलब है जॉब ढूंढें। अपनी डिग्री के दौरान आपको हर सूरत 30% वापस करना होगा। अपने अखराजात को आपको ऐसे संभालना होगा कि आप ये 30% जल्द अज जल्द वापस कर सकें। समझ गई आप? जी, इसने सर हिलाकर बमुश्किल कहा। नवाल और बरीरा उर्दू समझ लेती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बोल नहीं सकती। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, इसीलिए मैंने आपसे खिताब किया। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लगा। आपकी शक्ल तो कुछ और ही कह रही है। मेरी शक्ल ऐसी ही है। ऐसी कैसी? झूठ बोलने वाली। अच्छा, अब आपको क्या कहेंगे? मुझे जॉब ढूंढनी है और जल्द अज जल्द। इसकी आवाज़ रुंध गई। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे आपकी शक्ल बहुत तेज़ी से और बहुत सख्त किस्म का झूठ बोल रही है मिस अमरहा। अगर आपको रोना आए तो किसी ऐसी जगह चली जाइए, स्टूडेंट कार्ड बनवाएं, अपनी क्लासेस का मालूम कर लें। वो सहम सी गई कि अभी ये सब भी करना है। कार्ड ये कहाँ से बनेगा? आप यूनिवर्सिटी में खड़ी हैं और सब इसी यूनिवर्सिटी में होता है। ये जो आप इतने सारे स्टूडेंट्स देख रही हैं, ये सब बिना डरे अपने काम खुद कर रही हैं। आप भी यूनिवर्सिटी में घूमे फिरें। आपके काम कैसे हो सकते हैं या आपको कैसे करने चाहिए? वो उठ खड़ी हुई। प्लीज़ दिल ही दिल में मुझे बुरा मत कहिएगा। अमरहा का रंग फुक हो गया। वो यही कर रही थी, लेकिन इसे कैसे पता चला? मोअज़्ज़िज़ सामीन, अमरहा मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी है और इस वक्त जिसने इसको सपोर्ट किया है वो इसको तफसीलात बता रहा है और इसको माइल कर रहा है
کہ مزید آگے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اپنے لیے جاب اور رہائش کا بندوبست آپ کو کرنا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ مسئلہ کیسے حل کرتی ہے، اور یہ مسئلہ حل کرنے کے دوران وہ جس قسم کی بونگی حرکتیں کرتی ہے وہ آپ کو ضرور ہنسائیں گی، اور ایک لڑکی کی بے بسی پر شاید آپ کو رونے سے زیادہ ہنسی آئے۔ لائک اور کمنٹس میں ضرور اپنی شرکت کا اظہار کیجیے گا۔